हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज आप लोगों से मैं डिस्कशन करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसमें वाइफ कहती है कि वो तलाक देंगी नहीं और हस्बैंड कहता है मैं तलाक लूंगा। वाइफ कहती है मैं तलाक दूंगी नहीं और तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर दूंगा। ऐसे में क्या होता है कि जजमेंट जो है हस्बैंड के फेवर में आ जाता है। आज हम लोग यही डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मेरे लखनऊ या दिल्ली चैम्बर में, और या मुझसे अपनी किसी लीगल ओपिनियन चाहते हैं मेरा किसी मैटर पर भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर पाएंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वहां अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के, बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराए हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डाइवोर्स में क्या होता है, कभी हस्बैंड कहता है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, कभी वाइफ कहती है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। ठीक, दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारी लाइफ स्पॉइल करेंगे, तुम्हें झिला के रखेंगे। तो देखिए, सब लोग जो सोचते हैं कि डाइवोर्स लेना देना वाइफ या हस्बैंड के हाथ में है, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, डाइवोर्स लेना देना ना वाइफ के हाथ में है ना हस्बैंड के हाथ में है। बेसिकली सिचुएशन और इवेंट्स पर निर्भर करता है। ये सारा खेल कोर्ट के हाथ में होता है। कई बार वाइफ कहेंगे कि हम तुम्हें डाइवोर्स नहीं देंगे, और डाइवोर्स देना मैं बता दूं कि पार्टीज के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये पार्टीज नहीं डिसाइड करती हैं कि वो डाइवोर्स देंगी या नहीं देंगी, साथ रहेंगी या नहीं साथ रहेंगी। ये पार्टीज नहीं डिसाइड करती हैं, ये कोर्ट डिसाइड करता है। ये सारा का सारा चीज जो है केस की मेरिट पर निर्भर करता है। फेवर या अगेंस्ट में जो भी जजमेंट्स होते हैं, अमूमन हस्बैंड्स क्या कहते हैं कि हमारे फेवर में जो सर जजमेंट है उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके फेवर में है चीजें वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके अगेंस्ट में चीजें हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोनों एस्पेक्ट को समझिए, आंखें बंद करके मत बैठिए। खैर, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो केस था हमारा ऋषिकेश शर्मा वर्सेस सरोज शर्मा का केस था। इस केस को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस केस के फैक्ट्स क्या थे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 1972 में दोनों पार्टीज की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ की, ऋषिकेश शर्मा की और सरोज शर्मा की। 1972 में शादी होती है और 3 साल बाद क्या होता है, उनको एक बेटी होती है। और बेटी होने के बाद सब कुछ समय तक तो सब कुछ सही चलता है। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उनका रिश्ता जो है टूट जाता है और वो दोनों लोग अलग अलग रहने लगते हैं। 1981 में जो है पत्नी जो है अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और जॉब करने लगती हैं जाके कहीं और पर। ठीक, 1981 में वो सब अलग हो जाती हैं। उसके 1989 में क्या करते हैं, हस्बैंड मेंटल क्रूएलिटी और डिसर्शन के आधार पर जो है केस दाखिल करते हैं। यानी कि वाइफ की ने उनकी बेटी को उनसे अलग कर दिया और खुद अलग जाके रहने लगी, ना साथ रहने को तैयार है ना छोड़ने को तैयार है, और हैरेसमेंट कर रही है, अलग अलग मुकदमे डाल रखे हुए। इस आधार पर उन्होंने क्या करा कि जो है केस दाखिल कर दिया डाइवोर्स का। अब लोअर कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग चलती हैं, दोनों पार्टीज को सुना जाता है और वहां पर इनका केस हस्बैंड का डिसमिस हो जाता है। इनके फेवर में केस नहीं आता, वाइफ के फेवर में चला जाता है। फिर अपील में हस्बैंड क्या करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी यही हाल होता है कि इनका केस वहां पर भी डिसमिस हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके काम की बात है, हस्बैंड यहाँ क्या करते हैं, इस कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी वाइफ होती है, लोअर और हाई कोर्ट में जो राग अलापती है वही राग वहां पर भी अलापती है। वो कहती है मैं साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कोर्ट वहां पे सारी ऑब्जर्वेशन करता है, सारी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को देखता है, और उसके बाद कोर्ट ये पाता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनगिनत क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो केसेस चलते चलते ये पॉसिबल नहीं है कतई कि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ रह सके, कोर्ट को ये लगता है। और उसके बाद कोर्ट ने फिर ये अपनी फाइंडिंग में माना कि 1981 से दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं और करंट में दोनों की एज 49 है, और वाइफ ने अलग अलग जगह पर क्रिमिनल केसेस हस्बैंड के नाम पे कर रखे हैं। तो हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी इस मैटर में वो जस्टिफाइड नहीं थी। उनको जो है हस्बैंड के फेवर में केस करना चाहिए था, उसको निरस्त नहीं करना चाहिए था, कोर्ट ये कहती है। और पत्नी ने जो काफी ज्यादा बेसलेस एलिगेशंस जो है अपने हस्बैंड के ऊपर लगा कर रखे हुए थे, और पति इस दौरान उनको रिक्वेस्ट भी करता है कि आप 1 टाइम एलिमनी ले लीजिए मुझसे और आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, यानी कि मुझे डाइवोर्स दे दीजिए, आप 1 टाइम एलिमनी ले लीजिए जब आप साथ रहने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर फिर वाइफ उनकी क्या कह रही होती है कि वो उनके साथ ही रहना चाहती है, मतलब सिर्फ हैरेस करने के लिए, ताकि केस लंबा लंबा खिंचता चला जाए। मैं आपको बताऊं, ये केस 2006 में डिसाइड हुआ था। ठीक है, 1971 से स्टार्ट होकर 2006 में कंप्लीटली डिसाइड हुआ। खैर, उसके बाद फिर क्या होता है, वाइफ उनकी कहती है कि नहीं, मैं
एक साथ रहना चाहती हूँ। फिर कोर्ट ने जो है कहा कि मुकदमे के इतने साल हो चुके हैं, तुम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतने मुकदमे कर रखे हुए, तो प्रैक्टिकली तुम दोनों एक दूसरे के लिए थ्रेट हो, एक साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और कोर्ट ने फिर इस कंडीशन में वाइफ की बात नहीं मानी और हस्बैंड के फेवर में डिक्री दे दी। तो दोस्तों, जो इस जजमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि अगर बहुत सारे लोग, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो कहते हैं कि हम तलाक नहीं देंगे और ना तलाक ना लेने देंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, वाइफ तलाक नहीं देना चाहती थी, हस्बैंड का जीवन का प्रीसियस टाइम वेस्ट हो गया। विवाद होगा तो जीवन के प्रीसियस टाइम दोनों लोगों के वेस्ट हो जाएंगे। इसमें वाइफ ने एलिगेशन भी लगाया हुआ था कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी हुई, लेकिन कोई प्रूफ नहीं थे, उसको सिर्फ हैरेस करना था। तो कोर्ट के ऊपर मतलब यहाँ पर इस जजमेंट का इन शॉर्ट मतलब सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा फंडा, कि रहना ना रहना वो आप डिसाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर दी हैं, विपरीत परिस्थितियां अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए उत्पन्न कर दी हैं जिसके एविडेंसेस आपके पास हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में सारा खेल है, सारी गेंद ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में कि वो आपको रखेगी साथ में या नहीं रखेगी। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों जो है, कोई भी मैट्रिमोनियल विवाद हो तो आपस में बैठ के निपटा लीजिए, नहीं जिंदगी के 25-30 साल बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है और लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सिर्फ ईगो क्लैश की वजह से मैट्रिमोनियल विवाद आते हैं। जितने भी मुकदमे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, सब के सब ईगो क्लैश की वजह से आती। बहुत उम्र नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस देख रखे हैं। आप लोगों की टिप्पणी आती है, आपने कितने केस देखे होंगे, आपकी एज ही क्या है अभी, ठीक है, लेकिन जितने देखे हैं ना, 100-150 केसेस अभी इन सब चीज़ों के, वो मोर देन इनफ है। मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ ईगो क्लैशेस की वजह से होती है और 90% तो फेक आते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनली बात करनी है किसी मैट्रिमोनियल विवाद पर, क्रिमिनल विवाद पर या किसी प्रॉब्लम पर, आप मेरा लीगल ओपिनियन, लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे पर्सनली मिलने आ सकते हैं या मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।